छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों चुनावी मोड पर आ गए हैं। दोनों में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हालांकि इन बैठकों में दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों में चिंता या चिंतन चल रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो ऐसा पहला मौका है जब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर छोड़कर बिलासपुर संभाग के दौरे पर हों। हालांकि एक बार फिर पुनिया राजधानी रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर की बैठक लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय पुनिया जी शाम को रायपुर आ रहे हैं और कल उन्हीं के मार्गदर्शन में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की एक बैठक रखी गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के सारे सदस्य मौजूद रहेंगे और वहां पर जो भी निर्देश पुनिया जी को होगा उसके हिसाब से मीटिंग की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाएगा। चिंतन या चिंता करना बीजेपी के लिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2018 चुनाव में परिणाम आने के बाद बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। 2023 विधानसभा चुनाव में वापस सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने अपने शीर्ष नेतृत्व में परिवर्तन किया। वहीं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में रायपुर विधानसभा स्तरीय बैठक हुई, जहां राज्य सरकार को घेरने और केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचाने की रणनीति भी तैयार की गई। संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी वो सभी विधानसभाओं की बैठक ले रहे हैं और उसके अंदर में केवल एक तरफा संवाद नहीं है, सब मिलकर आपस में संवाद से ये बैठक चल रही है कि आने वाले समय में हमको ये चारों विधानसभा जीतना है। भूपेश बघेल की सरकार जो है वो नकारा साबित हो रही है, सभी वर्गों ने उसको नकार दिया है। उसको एक्सपोज करना और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेके जो है घर घर जाकर बताना, ये काम जो है हमारे कार्यकर्ता करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी के लिए विधानसभा चुनाव साख की बात होगी। शायद यही वजह है कि अभी से दोनों ही दल अब हर छोटे छोटे कार्यकर्ता और नेता को साधने में लगे हैं, ताकि आने वाले 2023 में विरोध का सामना ना करना पड़े। बहरहाल अब देखना यह होगा कि दोनों दल का चिंता और चिंतन कितना कारगर साबित होता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी एक्सरसाइज जारी है। कार्यकर्ताओं के मूड भापे जा रहे हैं। जमीनी स्तर पर मजबूती और कमजोरी का आकलन किया जा रहा है। सियासी गुणागणित के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले दिनों जिस तरह से लगातार बैठकों का सिलसिला जारी रखा है, उससे एक बात तो साफ है, बैठक में चिंता और चिंतन दोनों का दौर जारी है। आज कार्यक्रम का नाम भी हमने इसी तर्ज पर रखा है। अब तो राजनेता ही बता पाएंगे कि बैठकों में चिंता ज्यादा हो रही है या चिंतन, लेकिन एक बात तो तय है कि चिंता और चिंतन दोनों ही पार्टियों में बराबर है। बीजेपी के लिए 2023 एक बड़ा मिशन माना जा रहा है, तो कांग्रेस के लिए अपना किला बचा पाना एक बड़ी चुनौती कही जा रही है। पीएल पुनिया का लगातार दौरा बस्तर से सरगुजा तक चुनावी मन को टटोलने की कवायद मानी जा रही है। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बैठकों का दौर लगातार जारी तो रखे हुए, लेकिन चुनावी कप्तान की कमी पार्टी को जरूर महसूस हो रही होगी। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। बैठकों में आखिर चल क्या रहा है? अंदर खाने से तो खबर यही आ रही कि पार्टी अपने कमजोर किलों को तलाशने की तैयारी में है, खासकर वह किला जो पिछली दफा इत्तेफाकन कांग्रेस के खाते में जा गिरा, या फिर वह जो पिछली दफा कांग्रेस की लहर में कांग्रेसमय हो गए। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती की बात भी यही है कि 71 विधायकों में से कमजोर और मजबूती की परख आखिर कैसे की जाए। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मैच जिताऊ योद्धा की तलाश करना है। तो क्या बैठकों से जीत का कुछ हल निकलेगा, या फिर एयर कंडीशनर कमरे से निकलकर जमीन में पसीना बहाने से कुछ सार्थक नतीजे आएंगे? बैठक में चर्चा और चिंतन के बीच हम राजनेताओं से बातचीत करेंगे, जो इस पटकथा को तैयार करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पीसी रथ साहब मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अभय नारायण राय जी बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले रथ साहब के पास ही चलता हूं। रथ साहब, ये बैठक खेल रहे हैं सब, जमीन पर कोई नजर आ नहीं रहा है। लौट कर आते हैं, बैठक होती है, लौट कर आते हैं, कुछ मुद्दे नजर नहीं आते, ना तो जमीनी लड़ाई नजर आती या जनता के मुद्दे नजर आते हैं। कांग्रेस क्या ओवर कॉन्फिडेंस में है, या बीजेपी को लग रहा है पिट तो गए हैं? क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता क्या है आपको? ये बैठकों को किस तरह से देख रहे हैं आप दोनों ही पार्टियों के?
आपका कहना सही है कि दोनों पार्टियां अब चुनाव के मोड में पूरी तरह से आ चुकी हैं और सारी गतिविधियां उसको ध्यान में रखकर की जा रही हैं। अभी जो फिलहाल स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं कि बदलाव का जो बड़ा टास्क लिया है भाजपा ने, जिस तरह से संगठन में बदलाव किया गया, जिस तरह से अपने पार्टी के नेताओं को नई नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई, तो इस पूरी स्थिति से ये समझ में आ रहा है कि भाजपा भी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से ले चुकी है। लेकिन निचले स्तर पर भाजपा के संगठन पे उसका असर बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिला स्तर पर जो नियुक्तियां अभी की गई हैं, जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई हैं, उनके कार्यभार संभालने के बाद, उनके काम पे मैदान पे आने के बाद, दिखने के बाद समझ में आएगा कि भाजपा कितना उस मुद्दे को ले पाई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो वायदे किए थे वो पूरे हुए कि नहीं हुए, और जो स्थितियाँ चुनाव के पहले उसके पास अपने सरकार के अचीवमेंट को लोगों तक पहुंचाने की है, वो बड़ी चुनौती है कि क्या वाकई वो लोगों को उस तरह से संतुष्ट कर पाई है जो अपेक्षाओं के साथ बदलाव किया था प्रदेश की जनता ने। तो इन्हीं चुनौतियों के बीच कांग्रेस को अब चुनाव की तैयारियों में जुटना है, और कांग्रेस के पास दूसरे बड़े मुद्दे जो केंद्र सरकार की विफलताओं को लेकर के है, उसको लेकर के कांग्रेस काफ़ी आक्रामक मोड पे रही है। अब आगे आने वाले दिनों में देखने में वही आएगा कि क्या भाजपा स्थानीय मुद्दों की पहचान करके उसको उठा पाती है और कांग्रेस किस तरह से उसका जवाब दे पाती है। अभय जी, बैठक क्या हो रहा है इस बैठक में? कल एक और बैठक है सुबह 11 बजे से राजीव भवन में, उसके बाद बस्तर जा रहे हैं पीएल पुनिया। क्या पिछली बार ऐसा तो नहीं कि घोषणा पत्र बहुत अच्छा बन गया था तो कांग्रेस के लिए एक माहौल बन गया था? इस बार पीएल पुनिया सब जगह जा रहे हैं, बस्तर जा रहे हैं, सरगुजा जा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर वो लगातार जो है चिंतन और चिंता दोनों पार्टियों की नजर आ रही। क्या चल क्या रहा है? बैठक थोड़ा सा जनता को बताएंगे कि इन बैठकों में आखिर होता क्या है और बैठक के बाद क्या निकल कर सामने आता है? अभय जी। आदित्य जी, 2018 में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद भी कांग्रेस का संगठन लगातार जनता के बीच जाता रहा, सरकार की योजनाओं को बताने और जनता का फीडबैक लेने। प्रशासनिक कसावट कैसी है, प्रशासन का काम कैसा है, और योजनाएं हमने भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता की लागू की है, वो उन तक पहुंच रही है कि नहीं। और राजनीतिक दलों का तो काम ही है कि संगठन के काम से संगठन के माध्यम से 5 साल जनता के बीच में रहें। भूपेश बघेल स्वयं 90 विधानसभा में भेंट मुलाकात के लिए जा रहे हैं। लगभग 60 से 65 विधानसभाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, जांजगीर जिला भी हो गया और बिलासपुर जिले की ओर बढ़ेंगे। तो मुख्यमंत्री स्वयं फीडबैक ले रहे हैं, मोहन मरकाम जी समय समय पर फीडबैक लेते हैं, और पीएन पुलिया, चंदन यादव, सप्तगिरी उल्का, जो 2 सचिव और एक हमारे प्रभारी हैं, लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हैं और हाईकमान से उन बातों को वहां बताते हैं कि यहाँ पर संगठन का काम कैसा चल रहा है। आज पुनिया जी आ गए हैं, रायपुर में हैं, कल सुबह पॉलिटिकल अफेयर की समिति की बैठक लेंगे और फिर बस्तर के दौरे पे जाएंगे और लौट के फिर कार्यकारिणी की बैठक लेंगे और वापस दिल्ली चले जाएंगे। अभी संगठन का चुनाव था, मेंबरशिप था, युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, एनएसयूआई में नई नियुक्तियां हुई, तो किसी न किसी माध्यम से हम कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में हैं। और 2023 की तैयारी बोलिए या हमारी रोज के काम बोलिए, हम इस काम में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको काम करना चाहिए, लेकिन 15 साल का जो उनका कारनामा है वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उनके पास नेतृत्व है नहीं, योजनाओं का कोई भी योजनाओं का हमारे विरोध करने की स्थिति में है नहीं। भूपेश बघेल जी ने एक भी काम ऐसा नहीं छोड़ा है जो उनके लिए कहने को कुछ हो। तो कांग्रेस दोनों स्तर पे, सरकार के स्तर पे और संगठन के स्तर पे 2023 और 2024 हम दोनों की तैयारी कर रहे हैं। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, केंद्र सरकार की विफलताओं के खिलाफ, बिलासपुर जोन की ट्रेनें बंद होने के खिलाफ, एसईसीएल में जो कोयले की कमी दिखाई जा रही है और कोयले का कृत्रिम संकट पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार हम लोग संगठन के माध्यम से केंद्र सरकार की विफलताओं को भी जनता के बीच में रख रहे हैं और अपनी योजनाओं को भी जनता को बता रहे हैं। ठीक। राजीव जी, ये कप्तान कौन है, कहाँ है कप्तान आपका? और रथ साहब भी बैठे, अभय जी भी बैठे, हम सब जानना चाहते हैं कि ओम माथुर है कहाँ? प्रदेश प्रभारी बने 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, ओम माथुर का अता पता नहीं है, कप्तान कौन है उसका अता पता नहीं। थोड़ा बताएंगे, आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर कप्तान कौन है,
टीम का कोई ना कोई कप्तान तो होता है भाई। कांग्रेस के पास तो कप्तान है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आपका कप्तान कौन है और आपके प्रदेश प्रभारी है कहां? राजीव जी देखिए, जो आपकी जो उत्सुकता है वो उत्सुकता पता नहीं, हमारी कोई उत्सुकता नहीं है। ये बड़ी अजीब है। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, वर्किंग पैटर्न, ये कार्डर वाइज पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहां पर नेता नहीं पैदा होते, कार्यकर्ता मिलकर नेता को क्रिएट करते हैं, फिर नेता भी कार्यकर्ता है। तो वहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि चेहरा कौन रहेगा। आप देख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, पिछले 1980 से लेकर आज तक का सारे लोग ही कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ही पार्टी को निर्माण करते हैं जब कोई कार्डर वाइज पार्टी होती है। अब संगठन मंत्री जी ओम माथुर जी हैं, शिव जी हैं, जामवाल जी आ चुके हैं, पवन भाई साहब हैं, तो इतने सारे लोग हैं। माथुर जी को बनाया गया, आपने कहा है ओम माथुर? ओम माथुर जी हैं, स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर हैं, उनका दिशा निर्देश मिल रहा है। सब कुछ जरूरी थोड़ी कि आप तक पहुंचे, और ये हमारी पार्टी की इंटरनल बात है। हम बिल्कुल देखिए, नहीं हम मुलाकात नहीं हुई है, हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है, सारे कार्यकर्ताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। आदित्य जी समझिए बात को, यहां पर कांग्रेस जो है वो लीडर बेस पार्टी है। हम कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता मिलकर पार्टी को बनाते हैं, हम जन जन तक जाते हैं। हम चाहे तो 2001 का उदाहरण देख लीजिए, कितने सारे लोग थे। कोई आप लोग कहते थे इसका नेतृत्व कौन करेगा, डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया। नेता प्रतिपक्ष थे साय साहब, वो भी थे, सारे लोग थे, रमेश बैस जी थे। तो हमारे नेता कौन होता है, कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है, पार्टी का दिशा निर्देश मुख्य रहता है। और ऐसे हमने बहुत सारे चुनाव जीते हैं। राजीव जी, यूपी में चेहरा तय नहीं था 2008, 2013, 2018 में तय नहीं था चेहरा, रमन सिंह ही थे चेहरे, कोई दूसरा था नहीं। सब समय परिस्थिति अलग रहती है। उस समय चेहरा संगठन ने तय किया, वो तय हुआ। लेकिन आदित्य जी, मैं आपको आज के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यह बात तय कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा, और कार्यकर्ताओं का फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है। ये जो हमने केंद्र सरकार में जो लोगों को घर बना के दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना या चिकित्सा का मामला हो या जल मिशन का योजना है, इतने सारी योजना हमने चला रखी है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और कांग्रेस पार्टी ने जो अनावरी गिदावरी के नाम पर जिस प्रकार से काम किया, किसानों के सिंचित को रकबा कम किया है, कहीं पे बोनस देने का काम किया, लेकिन उसके बाद में लोग किसानों को बारदाना खरीदने के लिए अपना पैसा लगाना पड़ा। कहीं पर यूरिया की कालाबाजारी हुई, एकल बत्ती कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं और सिंचाई के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारी चीजों से जो गुस्सा है, जो उबार है, तो हमारा आत्मविश्वास है कि हम सब मिलकर चुनाव को जीतेंगे और चुनाव को अच्छे से जीतेंगे। और एक एक विधानसभा की समीक्षा हो रही है। अगर कांग्रेस पार्टी मुगालते में है तो बहुत अच्छी बात है कि वो जीत रहे हैं, वो इसी मुगालते में रहे। कछुआ और खरगोश का जो द्वंद्व हुआ था वही द्वंद्व देखने को मिलेगा। इस बार हम जीतेंगे। ठीक, तो आप अपने आप को कछुआ मान के चल रहे हैं। हाँ, चलिए, कोई बात मान नहीं। रथ साहब, ये चुनाव कहीं दूसरी तरफ इशारा तो नहीं कर रहे, मुद्दे नजर नहीं आ रहे हैं। पिछली बार 2018 का चुनाव बहुत अलग तरह का चुनाव था, 2023 का चुनाव नजदीक है, 1 साल बचा हुआ और आप मोटा मोटा मान लें तो 9 महीने का समय, उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी चुनाव के पहले। क्या लग रहा है, स्पार्किंग नहीं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी में? क्या स्ट्रेटेजी अब चेंज हो गई है, माना जाए दोनों ही पार्टियों को? क्या लगता क्या आपको 2023 को लेकर, रथ साहब? दरअसल बात वही है कि जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाया जा सकता है, वो मुद्दे उठाना नहीं चाहती पार्टियां। जो मुद्दे जनता के दिक्कतों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों से बचना चाहते हैं। जैसे कि किसानों के जो मुद्दे थे, उसके आधार पर 2014 में 2018 में जीत मिली थी भूपेश सरकार को। धान के कीमतों को लेकर के जो 2 साल से बोनस पेंडिंग था, उसको लेकर के किसानों का एक तरफा कांग्रेस को समर्थन मिला और भाजपा के अगेंस्ट गया वो। उस तरह से जो मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे जो हैं, उन मुद्दों को लेकर के बहुत संजीदा नहीं हो पा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश सरकार जो भूपेश सरकार है, उसका फोकस ग्रामीण एरिया है, किसान है, इसलिए वहां से मुद्दे निकालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। दूसरी बात यह कि जो दूसरे मुद्दे हैं, चाहे यूरिया का मुद्दा हो, चाहे वो खरीदी का मुद्दा हो या दूसरा मुद्दा, उसमें भूपेश सरकार ने पिछले बार जो मांग थी लगातार कि 1 नवंबर से खरीदा जाए धान, तो उन्होंने इस बार घोषणा कर दी धान खरीदने की। दूसरी बात की जो स्थितियां बनी थी यूरिया को लेकर के, जो दिक्कतें थी किसानों की, उसमें ज़्यादातर मामला केंद्र सरकार की ओर चला जाता है।
या पेट्रोल डीजल के मूल्यों को लेकर के किसानों को आखिर डीजल चलाना पड़ता है, डीजल इस्तेमाल करना पड़ता है ट्रैक्टर और दूसरे कृषि उपकरणों के लिए, उसकी कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो उसको लेकर के भी मुद्दा केंद्र की तरफ चला जाता है। तो ऐसे मुद्दे निकाले नहीं जा पा रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के वो किया जा सके। अब दो मुद्दे रह जाते हैं, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा और दूसरा मुद्दा रह जाता है शराबबंदी का मुद्दा। तो उसमें भी बहुत दोनों मुद्दों को लेकर के बहुत जनता को जोड़ने वाला काम शायद आंदोलन खड़ा नहीं हो पाया है अब तक के। और दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने आंकड़ों से साबित किया है। बीजेपी फाइट पोजीशन पे नजर आ रही है आपको कहीं, रथ साहब? मुझे तो नजर नहीं आ रही है। अभी लास्ट एक आंदोलन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सब नेता एक साथ थे, बस उसको आप देख लें, पिछला पूरा 3.5 साल आप निकाल दीजिए। अभी अजय जामवाल जी के आने के बाद बैठकें तो चल रही, लेकिन बैठकों के बाद वो नतीजा जो आम जनता एक्सपेक्ट करती है अपने विपक्ष के नाते, क्योंकि विपक्ष जनता का आईना होता है, जनता के साथ चलने वाला होता है, क्या वो विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बार बार अपने संगठन को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। लोगों में जो बदलाव किया जा रहा है, अलग अलग प्रभारी बदले जा रहे हैं, तो उसका कारण वही है कि वो खुद भी पार्टी के स्तर पर इस चीज को शायद महसूस करते हुए इस बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं कि शायद जो रुका हुआ पानी सड़ने लगता है तो पानी में लहर पैदा की जाए और बदलाव किया जाए, जिससे कि शायद कुछ ऐसी तब्दीली आए कि प्रदेश का संगठन जो है फिर से जागृत हो और नए सिरे से वो अपनी पहुंच दिखाए जनता तक के, और जनता को उस तरह से उत्प्रेरित करे कि बदलाव क्यों जरूरी है। अभी जनता को ये समझाना उसके लिए मुश्किल है कि बदलना है अगर सरकार को तो क्यों बदलना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जो भी मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठता है उसको बीजेपी के पहले भूपेश जी लपक लेते हैं और उसके बाद वो अपनी घोषणाएं कर देते हैं। जी राजीव जी, जी 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 देखिए, मुद्दे की बात हो रही है, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रदेश में मुद्दे ही मुद्दे हैं। प्रदेश में अराजकता का माहौल है। कानून व्यवस्था की बात कर लें तो हर रोज हर गांव हर गली में एक एक मर्डर हो रहे हैं, छोरेबाजी आम हो गई है। तो हम तो कहते हैं कि खुशहाल छत्तीसगढ़ को बदहाल छत्तीसगढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, शराब का गढ़ बना दिया, ड्रग्स माफिया का गढ़ बना दिया। तो जो लालू यादव का जंगल राज था, उस जंगल राज की कहीं स्थापना हुई है, उसका मॉडल है लालू यादव का छत्तीसगढ़ है। तो हमारे पास तो इतने मुद्दे हैं कि जनता में कहती है कि राजीव जी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वाकई में बहुत खराब हो रही। चलिए मान लिए, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते जनता के साथ? दुर्ग में घटना हुई, क्यों नहीं पहुंच गए आपके सब नेता दुर्ग में? अभी जशपुर में किसान ने आत्महत्या कर ली, क्यों नहीं पहुंच जाते आप लोग? सड़कें की हालत खराब है, आप लोग 4 दिन आंदोलन करके वहां से लौटे। जहां भी जनता से जुड़ा मामला आता है आप लोग क्यों नहीं जाते सड़क में? किसने मना किया? जनता तो चाहती ना आप उनके साथ खड़े हो, क्यों खड़े नहीं हो पाते? अभी तक हम 9 आंदोलन कर चुके हैं, कानून व्यवस्था को लेकर, सड़क को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, और आने वाले समय में भी बहुत सारे बड़े आंदोलन होंगे। आदित्य जी, आंदोलन बिल्कुल चल रहे हैं और हम लोगों के साथ खड़े हैं, हर गरीब असहाय के साथ खड़े हैं, हर भुक्तभोगी के साथ खड़े हैं। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी हर भुक्तभोगी के साथ है। इस बदहाल छत्तीसगढ़ को वापस खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम पूरा यत्न कर रहे हैं, सदन से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से हम आगे आएंगे। और ये जो छल किया भूपेश बघेल जी ने, किसानों के साथ छल, बेरोजगारों के साथ छल, माता बहनों के साथ छल, उस छल का बदला 2023 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता वापसी के साथ वो पूरा होगा। अभय जी, ये बस्तर तो जा रहे हैं, बस्तर में चिंता भी नजर आ रही है, चिंतन भी नजर आ रही है। सरगुजा क्यों ब्लैंक छोड़ दिया है? क्या सरगुजा में पूरी उम्मीद है कि सरगुजा सब कुछ ठीक ठाक रहेगा? आदिवासियों की नाराजगी ज्यादा बढ़ते जा रही, इसलिए तो नहीं कि बस्तर पर ज्यादा फोकस आप लोग कर रहे हैं? सरगुजा क्या तय है कि सरगुजा में कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी नहीं है? अभय जी, बिलासपुर दौरे के बाद पुनिया जी बस्तर जा रहे हैं, और बस्तर दौरे के बाद सरगुजा भी जाएंगे, राजनांदगांव भी जाएंगे, दुर्ग भी जाएंगे, रायपुर भी जाएंगे, सारे संभाग का दौरा होगा क्रम वाइज। बस्तर का दौरा पहले तय था, कैंसिल हो गया, किसी कारण से नहीं आ पाए, इसलिए वो बस्तर जा रहे हैं। दूसरी बात, अभी राजीव जी डिबेट में भाग ले रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं, ये भाषण का मंच नहीं है राजीव जी। कानून व्यवस्था कैसी है छत्तीसगढ़ के लोग ने 15 साल देखा है। 15 साल आपको जनता की चिंता नहीं थी, कानून व्यवस्था की चिंता नहीं थी। आपको चिंता थी रमन सिंह जी को कि नंद कुमार साह को कैसे निपटा दें, रमन सिंह जी को चिंता थी कि रमेश बैस को कैसे निपटा दें, रमन सिंह जी को चिंता थी कि करुणा शुक्ला जी को कैसे निपटा दें। 15 साल आप लोग यही करते रहे। बाबा और बघेल जी की लड़ाई है, बाबा और काका की लड़ाई है, आप मत बताइए। जनता, मैं आपके बीच में नहीं बोला राजू जी, अगर आप नहीं सुनना चाहते मत सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, जबकि आप झूठ बोल रहे थे। नहीं सुन लेते राजीव जी, सुन लेते, बिल्कुल, वो आपके बीच में नहीं बोले, बिल्कुल। जी अभय जी कंटिन्यू। जी, आप झूठ बोल रहे थे, फिर भी मैं नहीं बोला, बोलिए। तो मैं, रमन सिंह जी एक तरफ भ्रष्टाचार कमीशन की सरकार चला रहे थे, और दूसरी तरफ तमाम पॉलिटिकल नेता जो भाजपा के
जिनकी हाइट बढ़ रही थी उनको निपटाने में लगे थे। परिणाम हुआ कि 18 में जनता ने आपको निपटा दिया। धैर्य रखिए, सत्ता जनता देती है और सत्ता से जनता उतारती है। आप अपनी बात कहिए। आदित्य जी जो बात कह रहे हैं वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी को बोलना है, वो इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका आप में कहीं दिख नहीं रहे, क्योंकि आपके पास न तो मुद्दे हैं, न तो आपके पास नेता है। हाँ, आपके पास प्रवक्ता बहुत है, एक भी प्रवक्ता कमी नहीं है। डिबेट में आओ, भाषण दो और घर चले जाओ। और कांग्रेस काम कर रही है। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री होकर जनता के बीच जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। मोहन मरकाम जी प्रदेश अध्यक्ष है, सत्ता पक्ष में है, सत्ता में है कांग्रेस, प्रायोजित भेंट। मोहन मरकाम जी पद यात्राएं कर रहे हैं, मोहन मरकाम जी बूथों की बैठक ले रहे हैं, मोहन मरकाम जी जिलों की बैठक ले रहे हैं। और स्वयं पुनिया जी जो हमारे प्रभारी हैं वो लगातार दौरा करते हैं, मंत्रियों का फीडबैक भी लेते हैं, विधायकों का फीडबैक भी लेते हैं, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेते हैं और जनता के बीच भी जाते हैं। तो ये कांग्रेस का संगठन है। छत्तीसगढ़ में लगातार सरकार आने के बाद भी हम जनता के बीच हैं, जनता की योजनाएं बना रहे हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं। आप बारदाना आप नहीं देते, चावल आप नहीं खरीदते, बोनस देने की रोक आप ऑर्डर देके लगाते हैं और किसान की बात करते हैं। पूरे देश में आपने किसान विरोधी कानून बनाया और पूरे देश ने उसका विरोध किया। अभय जी, आज एक पत्रकार पर हमला हुआ है, माफी मांग के लेना पड़ा पर अपराध सुरक्षा की बात सुन लीजिए। सुरक्षा की हालत ये है कि पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। ये सुरक्षा की हालत है कि पत्रकार के ऊपर हमले होते हैं। जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा? आपकी सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये बनाए हुए रंग है, ये कागज के फूल है आपकी सरकार। और हमारी 15 वर्ष के सरकार में छत्तीसगढ़ सुदृढ़ हुआ है, छत्तीसगढ़ का नाम हुआ है। और मुद्दे की बात करते हैं, कानून व्यवस्था हो, सड़कों की हालात हो, आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। ठीक, अभय जी एक मिनट, अभय जी एक मिनट जी, अभय जी एक मिनट जी, एक मिनट। ये राजीव जी एक बात बताइए कि चुनौती क्या मान रहे हैं 2023 के चुनाव में आप? क्योंकि 14 सीट से तो निश्चित तौर पर चलिए सीटें आपकी बढ़ जाएंगी, लेकिन 71 का जवाब क्या है आपके पास? दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये चिंता आखिर हो क्या रही है? चिंतन तो हो रहा है लगातार, लेकिन चर्चा क्या है? कुछ निकल कर आता नहीं बाहर कि आखिर हो क्या रहा है। चुपचाप जाकर आप लोग गंगरेल रिजॉर्ट में बैठक कर लेते हैं, ऐसा समझ सुनाई आ रहा है कि हर जिले में इसी प्रकार की बैठक होगी। बैठक के बाद चीजें क्यों नहीं बाहर आती? क्यों इतना गोपनीयता? आखिर हो क्या रहा है इस बैठक में? कुछ बताएंगे? आम जनता भी तो जानना चाहती कि विपक्ष है, आप उनके साथी हैं जनता के, आखिर चल क्या रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? कुछ तो बताएंगे। देखिए, मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं को ये फीडबैक दिया गया था कि बूथ कमेटियां गठित कर ली जाए, मंडल की इकाई गठित कर ली जाए, पन्ना प्रमुख बना दिया जाए, जो चुनाव में जो बूथ रहता है उस बूथ के पन्ना प्रमुख। वो सारी जो फॉर्मेलिटीज है हम लोगों ने पूरी कर ली। अब हम जब घूम रहे हैं तो हमको कार्यक्रम के दौरान जो जनता से जो फीडबैक मिल रहा है उस फीडबैक को लेके हम आने वाले समय में जनता के बीच में जाएंगे। ये हमारी वर्किंग पैटर्न है, पूरे देश भर में हमारी वर्किंग पैटर्न। अभी आपको दिख रहा है भूपेश बघेल जी का बड़ा आभा मंडल है, ऐसा आभा मंडल अजीत जोगी जी का भी दिखाई देता था, बड़ा भयंकर आभा मंडल की कोई। पर वो आभा मंडल को हमने तोड़ा था। वही इतिहास 2023 में भी होगा। जब 70 सीटें थी तो उसके बाद जो लोकसभा सीट 68 के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में हमने जवाब दे दिया आदित्य जी। ठीक वैसे ही अभी भी जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिस प्रकार से हम ग्रामीण जीते थे, रायपुर उत्तर जीते थे, तमाम जगह जीते थे, केवल कोरबा में कुछ वोट से हम हारे और बस्तर में हम हारे, लेकिन वो भी कमियां पूरी हो गई है। अभी बाबा और काका के लड़ाई में हम जीत जाएंगे। अभी जो जनता का जो फीडबैक मिल रहा है, जो जनता के पास शराबबंदी का मुद्दा, महिलाओं के ऊपर अत्याचार का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, इतने सारे मामले हैं, तो सारे मामला को लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। और जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी प्रकार हम ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी ये छोटा सा जवाब, फिर मुझे वाइंड अप करना है जी। राजीव जी इसी में प्रसन्न रहे कि काका और बाबा की लड़ाई खोदते रहे। काका और बाबा मिलकर जब निकलेंगे तो आपको समझ में आ गया था 18 में कि काका और बाबा ने कैसे 71 सीट लाया, और 23 में भी आपको दिखेगा कि 75 पर हमारी सीट कैसे आएगी। मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, एक विभाग छोड़ दिया, भ्रष्टाचार से तंग आकर। आज भी मंत्री हैं,
आज भी मंत्री हैं, भयंकर भ्रष्टाचार, सीनियर मंत्री हैं। नहीं, अरे मुख्य आप विभाग को भ्रष्टाचार छोड़ की दिया बात है, करिए। भ्रष्टाचार से तंग नान आकर। घोटाला, और स्वास्थ्य संपत्ति विभाग में भी घोटाला, चली चाल की वैली है। अब छोड़वाना स्वास्थ्य के है। हालात खराब आप है, भ्रष्टाचार स्वास्थ्य की बात विभाग मत करिए। खुद ऑक्सीजन में है, स्वास्थ्य अरे विभाग, आप वो स्वास्थ्य भाजपा विभाग भी भ्रष्टाचार छोड़ने की बात वाले। मत करिए। तो ककार बाबा की लड़ाई में जनता जो पिस रही है, जो जनता पिस रही है, तो जनता को वापस हम खड़े करेंगे निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में। तो देखिए 2023 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इस नाते महत्वपूर्ण है क्योंकि 15 साल जिस भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में राज किया उसको 15 सीटों पर 2018 के चुनाव में जनता ने दिया था। और कांग्रेस के लिए अपना किला बचा पाना बहुत मुश्किल है 71 सीटों का, क्योंकि 2018 में जो विरोध था भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का, वो विरोध नहीं रहेगा। मतलब साफ है, फाइट नेक टू नेक ही देखने को मिलेगी। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।